गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, जो यूट्यूब से भी लाइव है और जो मीट से भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे का क्लास रहेगा आज का। सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉन्स्कियन LILD पे। एक सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं ओडी जो हमारा चल रहा था, उसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग लेक्चर 11 पे। ठीक है। इस पे बेसिकली टारगेट क्या हमारा, रॉन्स्कियन लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। यू कहे वेक्टर्स की जगह यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि जितने सारे भी अभी तक हम लोग प्रीवियस अगर लेक्चर में देखें तो जनरल सॉल्यूशन पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सारा चीजें पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए हुए थे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसी का ही यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है। आज के क्लास और कल के क्लास में हम लोग जितने भी PYQs लाइक एज रिलेटेड टू IIT JM गेट नेट पे डिस्कस करेंगे, ये सारा जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे ऑफ हायर ऑर्डर। इन जनरली आपके सेकेंड ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर भी अगर आ जाते हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टारगेट क्या है जनरल थ्योरी में आज का टारगेट है रॉन्स्कियन। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस का रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, वो किस तरीके से लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के साथ में रिलेट करता है, इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिलेटेड टू कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज के क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉन्स्कियन ना बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही कम लिमिटेड टाइमिंग में आपको क्या कर देता है, सॉल्व करके दे देता है, उसका आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहेगा। ठीक है ना, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जैम में तो है ही, साथ ही साथ आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके CSR नेट के लिए। ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, कुछ पूछना है? सर, व्रॉन्स्कियन होता क्या है? चलिए ठीक है, हम लोग आज के क्लास डिस्कस करते हैं। क्लियर। अभी यहीं पे देख लेंगे ना डेफिनेशन वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, थोड़ा सा हम सेशन को क्या किए हुए हैं, ऑलरेडी पहले से स्लाइड को थोड़ा सा लिख के रेडी किए हुए हैं, ताकि क्लासेस लिमिटेड टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम दे पाए, है ना। तो रॉन्स्कियन कुछ नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस का हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी में, खास कंडीशन में, उसी को हम लोग कहते हैं रॉन्स्कियन। तो कहता है क्या है, अगर हमारे पास n फंक्शन है y1 y2, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंक्शन एज ए सॉल्यूशन होंगे किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरली भी रॉन्स्कियन यही होता है, चाहे वो सॉल्यूशन हो या ना हो। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस का ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं भी है, जस्ट ए फंक्शन है, तो भी रॉन्स्कियन सेम ही, सेम टू सेम होगा, कोई डिफर यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कहता है कि एन फंक्शन हमने ले लिया, y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, इनका रॉन्स्कियन क्या होगा। तो रॉन्स्कियन कहता है कि सबसे पहले पहला रो पे सारे फंक्शंस को लिख दीजिए, सेकेंड रो पे उनके फर्स्ट डेरिवेटिव लिखिए, थर्ड रो पे उनके सेकेंड डेरिवेटिव लिखिए, फोर्थ रो पे उसका थर्ड डेरिवेटिव लिखिए। इस तरीके से चलते जाना है। nth रो पे आपको n-1th डेरिवेटिव को मेंशन करना है। तो अगर आपके पास n फंक्शन है तो n बाई n के आपके पास क्या मिल जाएंगे, एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ऐसे डिटर्मिनेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, फिर भी समझने के लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन में आपके पास 2 बाई 2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। पहले रो में दोनों फंक्शन लिखेंगे, सेकंड रो में दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव को मेंशन करेंगे। ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा है कि y1 y2 y3 डॉट 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 yn लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कहां तक पहुंचा, तो n-1 डेरिवेटिव तक। और इसके डिटर्मिनेंट हम लोग जो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन को कैपिटल बोल्ड में आप बोल सकते हो w से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बोल्ड w से। ठीक है। तो नॉर्मली लिखे हुए या तो आप wx लिखिए, जहां पे x आपके एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y1 y2 y3 डॉट 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 ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, x का फंक्शन है।
तो ये नोटेशन ज्यादा अच्छा रहता है कि इसमें पता चलता है कि अच्छा कितने सारे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे n तक है। इसमें पता नहीं चलता है कि 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है, बट आपके एग्जाम में या आपके बुक्स में जो है ना दोनों ही नोटेशन मेंशन है अलग अलग बुक में, ठीक है। तो हम इसलिए दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिए, राइट। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इतना ही है। अब इस रिलेट कैसे करता है LILD से, क्या होता है LILD, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं, बस आपको क्या निकालना है, रॉन्स्कियन फाइंड करना है। बताओ तो क्या होगा आंसर, 1 मिनट का टाइमिंग देते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। दो फंक्शन है तो 2/2 के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, 3 फंक्शन है तो 3/3 जाएगा, ठीक है। कितना हुआ आंसर, -π²। -5²। -π²। -π²। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम भी क्या होगा। अगर हम लोग रॉन्स्कियन ले इसका y1 y2 x का, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। तो y1 y2, y1 के फर्स्ट डेरिवेटिव y2 के फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x² हो गए, यहाँ पे हो गया पाई x² के हो गए 2x, पाई x का हो गया पाई। तो इसको इक्वल कर दे तो कितना हो गया, पाई x² माइनस 2 पाई x²। फाइनली आंसर कितना हो गया, -पाई x²। बिल्कुल सही। तो इतना तो पता चला कि इस फंक्शन के जो रॉन्स्कियन है वो 0 नहीं है। अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो इस फंक्शन का रॉन्स्कियन भी 0 नहीं है। x 0 दीजिएगा तो रॉन्स्कियन भी आपके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फटाफट करके बताइएगा। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड रॉन्स्कियन, फाइंड रॉन्स्कियन ऑफ y1 इक्वल टू दे दिए, y1 इक्वल टू लाइक एज √2x कर देते हैं, y2 इक्वल टू x कर दिए, एंड y3 इक्वल टू x³। इसका बता दो फटाफट करके रॉन्स्कियन क्या होगा। तीन फंक्शन का रॉन्स्कियन, ये यूट्यूब से लाइव है, आप लोग भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं, हम उसको भी नोटिस कर रहे हैं। हो जाए तो आंसर बताना। 0। 0 पक्का 0 होगा, कितना हो गया, √2x फिर x³ डेरिवेटिव कीजिए, √2 1 3x², अगेन डेरिवेटिव 0 0 कितना हो गया यहाँ पे 6x, इतना ही है। तो एक काम करते हैं ना, आप इसे R3 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया तो ये गया, ये कैंसिल, ठीक है। R3 के अलोंग ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 0 0 खत्म हो गया, बचा इसका, ये गया ये गया, कितना हो गया बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, 6x हो गया, तो √2x माइनस √2x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x इंटू 0 हो गया, अल्टीमेटली आपके क्या हो गए 0। अच्छा, इससे ये तो पता चला कि रॉन्स्कियन जो है y1 y2 y3 x इक्वल टू 0 हो जाएंगे, चाहे कुछ भी x हो जाए। फॉर ऑल एक्स के लिए ये हमेशा 0 ही देंगे क्योंकि एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्स्कियन नन 0 होंगे जब एक्स नन 0 हो, और रॉन्स्कियन 0 होंगे जब एक्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आगे भी हम लोग अलग अलग टाइप से रॉन्स्कियन पर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। एक ही डेफिनेशन है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का, बस छोटा सा माइनर सा फर्क है। कोई भी फंक्शन अगर आइदर एल होंगे और LD होंगे, है ना, अ फंक्शन इज आइदर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते, ठीक है।
तो लीनियर डिपेंडेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं 5 फंक्शन है, तो 5 फंक्शन है, वी हैव 5 फंक्शन, तो 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने लिया, ठीक है। सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जीरो नहीं है, लेकिन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। अच्छा, सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जीरो नहीं है कहने का मतलब कि आप 5 कांस्टेंट ऐसा नहीं पिक कर सकते हो कि सारा जीरो प्लस जीरो 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 जीरो, ऐसा नहीं। एटलीस्ट एक नन जीरो आपको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक नन जीरो रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप एटलीस्ट 2 नन जीरो ले सकती हो, 3 नन जीरो ले सकती हो, 4 नन जीरो ले सकते हो, यूं कहें कि मैक्सिमम 5 नन जीरो ले सकती हो, सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी जीरो, राइट। अब ऐसा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लीजिए या ऐसा कोई भी कांस्टेंट लीजिए जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन करने पे फंक्शन के साथ जीरो हो जाता हो, लेकिन सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो नहीं होता हो, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि n फंक्शन है हमारे पास, ये लीनियर डिपेंडेंट कहलाएंगे। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एलडी इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में एटलीस्ट ऐसा कोई भी मिल जाए, सारे के सारे के लिए जरूरी नहीं है, अगर एक भी ऐसा कांस्टेंट मिल जाए, ध्यान रखिएगा देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट लिखे हैं, नॉट ऑल जीरो, सारा जीरो नहीं है, मतलब इनमें से कम एक तो नॉन जीरो है, सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं, या ऐसा करके लिख देते हैं, दैट इज सीरीज सी आई वाई आई वेर आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 0। और ये जो टर्म है ये क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ठीक है, क्लियर। ये सारा चीजें हैं। अच्छा, इसमें से Li और Ld क्या क्लियर हो गया, सारा जीरो नहीं होना चाहिए तो Ld, अगर सारा जीरो हो जाए तो Li। आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल किया, पता चला सारा कांस्टेंट जीरो हो गया इंप्लाइज में, तो Li। और अगर एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो है, स्टिल आपके लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, तो Ld। कोई भी फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शंस बोलिए, ठीक है ना, सेट ऑफ फंक्शंस इज आइदर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। चलिए इस पे भी एग्जांपल करेंगे, उससे पहले एक Li का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। Li क्या कहता है कि सेम फंक्शंस लीजिए, कांस्टेंट उठाइए, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो कीजिए, तो सारा का सारा कांस्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। सारे कांस्टेंट जीरो हो गए तो Li, अगर एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो में लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो Ld। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन जो है आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। जो फंक्शन आपके लीनियर डिपेंडेंट नहीं है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, जो फंक्शंस आपके लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है वो लीनियर डिपेंडेंट है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये मुझे यहाँ से छोटा सा क्वेश्चंस हम आपको देते हैं एग्जाम्पल के लिए। फर्स्ट में चेक चेक लीनियर डिपेंडेंट और नॉट फॉर, ठीक है। देखिए लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं या लीनियर डिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस या सारे फंक्शन को एक सेट में रख देंगे तो सेट Li होगा या Ld होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, या सेपरेटली हम सारे फंक्शंस को भी Li Ld कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आप लिखना चाहो कोई इशू नहीं है। तो चेक Li Ld लीनियर डिपेंडेंट नॉट फॉर फंक्शंस, फंक्शन दे देते हैं यहाँ पे आपको y1 इक्वल टू, हमने दे दिया x, y2 इक्वल टू हम दे देते हैं यहाँ पे 3x। आप मुझे ये चेक करके बताइए कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये Li है, ये Ld है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर, ठीक है। Ld है या नहीं है, तो करेंगे क्या, हम एक बता देते हैं। देखिए Ld चेक करना हो या Li चेक करना हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना ही है। Ld के केस में सारे कांस्टेंट जीरो नहीं होंगे, Li के केस में सारे कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो Ld हो या Li हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना ही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि C1 एंड C2 आर कांस्टेंट,
रियल नंबर सीरीज ले रहे हैं अभी के लिए, कांस्टेंट सच दैट कि C1 Y1 प्लस C2 Y2 इक्वल टू 0। ये तो आपको करना ही है, दैट इज C1 Y1 का वैल्यू है x और प्लस C2 Y2 का वैल्यू है 3x इक्वल टू 0। क्लियर? थोड़ा सा उसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो C1x प्लस 3C2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे देखो और LILD का डेफिनेशन देखो, क्या होगा बोलो ये दो सॉल्यूशन। क्या होंगे, क्या लगता है? LD हो जाएगा। क्या हो सर एलडी जाएगा? होगा। क्या? एलडी। हाँ, LD ही होगा। कैसे? हमने बोले क्या सारा कांस्टेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब एक नॉन जीरो है ना? इजीली तो तुम यहां से क्या कर सकती हो, कॉमन ले सकती हो। नहीं ले सकते, मान लो x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0। अच्छा, x को जीरो करेंगे नहीं, क्यों? अगर x से जीरो ले लोगे तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहा, खत्म, क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो है ना, तो मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी जीरो हो जाता है वो तो गया, वो LD ही हमेशा होगा। फिर भी बताएंगे कैसे। तो x जीरो नहीं लेना है, ये तो जनरल है, ये तो जनरल है फंक्शन में, हम उसे पर्टिकुलर फिक्स नहीं कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर्टिकुलर फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके कांस्टेंट फिक्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं। इसका मतलब क्या, कितना निकल के आया, C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0, दैट मीन C1 इक्वल टू माइनस ऑफ 3C2। अगर आपको कांस्टेंट के बीच में रिलेशन मिल जाता है तो वो जो सारे फंक्शन है या सेट ऑफ फंक्शन है, दैट इज 100% लीनियर डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जैसे अगर आपके कांस्टेंट डिपेंड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी डिपेंड कर रहे हैं। अब C1 C2 आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं अगर आपका C2 बराबर 1 तो इसका मतलब C1 बराबर -3, सच दैट C1Y1 प्लस C2Y2 इक्वल टू 0। ये कॉम्बिनेशन जीरो भी है लेकिन दोनों का दोनों नॉन जीरो भी है, ये हमने माना। आप इस तरह से C2 का वैल्यू पाई ले लीजिए, C2 का वैल्यू कुछ भी लीजिए, एक भी ऐसा मिल जाता है जिनमें सारा जीरो नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। मिला ना? ये बोलता है सारा जीरो नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मेरा दोनों ही नॉन जीरो है, कोई इशू नहीं है। दोनों ही नॉन जीरो कहने का मतलब C2 और C1 भी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा मिल गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ फंक्शंस है, सेट ऑफ फंक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि सेट ऑफ फंक्शन कौन सा, y1 कॉमा, ठीक है, y1 सेट ऑफ फंक्शन, y1 एंड सेट ऑफ फंक्शंस y1 एंड y2, ये जो है आर क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ फंक्शन लिखे हैं तो इज लिखना पड़ेगा, इज लीनियर डिपेंडेंट, ऐसा बोल सकते हैं। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉन विजिबल, क्या भी दिखाई दे रही है? ओके ओके, ठीक, नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा, वाईफाई प्रॉब्लम हो गई। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे थे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिए, सेम इसी तरह से है कि आप अब चेक कीजिए कि ये जो y1 y2 y3 है, LI है या नहीं है, मुझे चेक करके बताइए। चलिए, LD है या नहीं, LI LD, अगर देखिए जो LI है वो LD नहीं होगा, जो LD है वो LI नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। ठीक है ना? तो अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि ये LD है या नहीं।
3 फंक्शन दिए हुए है ना। हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हो। सर इसमें भी कांस्टेंट के रिलेशंस आ रहे हैं तो ये भी एलडी होगा। हाँ, कांस्टेंट से अगर रिलेशन आ रहे हैं तो एलडी होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। 3 फंक्शन है ना, तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट C1 C2 एंड C3 सच दैट, ये कांस्टेंट है, सच दैट C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3। एल चेक करना हो या एलडी चेक करना हो, ये कॉम्बिनेशन कर लेंगे, आसान होगा। ठीक है, ये तो जरूरी है। अगर ऐसा है तो इम्प्लाई करते हैं C1 कितना है, C1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 C2 एक्स स्क्वायर और प्लस C3 एक्स इक्वल टू 0। ये अब अगर इसमें हम लोग खुद से देखते हैं, एट एट C1 बराबर अगर हम लोग -5 ले ले, C2 बराबर 1 ले लेते हैं एंड C3 बराबर 0। ये कहता है सारा 0 नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक नन जीरो, अधिक से अधिक सारा नन जीरो। यूं कहें कि हो सकता है कि आपके पास कुछ जीरो भी है और हो सकता है कोई जीरो ना भी हो। तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो है, दो नन जीरो। कम से कम एक नन जीरो होना चाहिए, बस इतना है। सारा जीरो नहीं होना चाहिए, सारे कांस्टेंट जीरो नहीं होने चाहिए। हमने एक जीरो ले लिया, क्योंकि वेरिएबल को हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक जीरो ले लिए हम, और C1 -5 C2 1 कर दिया। अगर आप C1 का वैल्यू कुछ और लेते हो तो वो भी चलेगा। क्लियर है। जैसे C1 का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 3, तो C2 का वैल्यू ले लेंगे -5/3, इस तरीके से, या -3/5। C2 का वैल्यू -3/5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, क्लियर। अब बोलो, कॉम्बिनेशन जीरो है, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन जीरो है, बिल्कुल, है ना। ऐसा करके देन, अगर ऐसा है एट इस पे इंप्लाई करेगा कि आपका C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3 इक्वल टू 0। कौन से, इस पे, क्योंकि ये -5, दिस इज -5x² प्लस 5x² प्लस 0 × x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखना है अब स्टार्टिंग में, तो हम लोग कर सकते हैं -5 × x² प्लस 1 और 5 × 1, तो 5 देखिए एक एक स्टेप करके ही कर रहे हैं ताकि चीजें आसान रहे। और 0 × x इक्वल टू -5x² प्लस 5x² इक्वल टू 0। और आपका यहाँ पे दो कांस्टेंट नन जीरो है, कम से कम एक नन जीरो है, एलडी। सारा जीरो, एलआई। ठीक है, तो सो Y1 Y2 एंड Y3 आर लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कहिए या भी फंक्शन ही बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है, या बोलेंगे सेट ऑफ फंक्शंस दैट इज, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ फंक्शन y1 y2 y3, ये सेट ऑफ फंक्शन बना दिए, इज लीनियर डिपेंडेंट। ये क्या हो जाएंगे हमारे, लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। दोनों का दोनों एग्जाम्पल हमारा क्या है, एलडी वाला। जो एलडी नहीं है वो एलआई है। एलआई में क्या होना चाहिए, सारे कांस्टेंट जीरो। तो क्या पीछे वाले में सारे कांस्टेंट जीरो हुए, नहीं हुए। ठीक है, तो वो दोनों आपका एलआई नहीं है, क्योंकि एलडी है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में पहले तो इसको हटाओ। ठीक है, एग्जाम्पल
या क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन। चेक लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉट, लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। चेक एल आई एल डी, चेक एल आई एल डी ऑफ फंक्शंस y1 इक्वल टू 1 एंड y2 इक्वल टू x। बस इतना ही। दो फंक्शन हम आपको दे रहे हैं, एक 1 है और x है, चेक करना है li है या ld है। पहला नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू x और y3 इक्वल टू x स्क्वायर। दो क्वेश्चन है आपके पास। क्या होगा बोलो? क्या लगता है? सर हमको LI चेक करने का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा। प्रोसेस वही है, इस कॉम्बिनेशन को जीरो करो, इम्प्लाई में सारा कांस्टेंट जीरो, इम्प्लाई में सारा कांस्टेंट जीरो। तो जैसे हम लोग बनाए थे ना इससे पहले, रिलेशन अगर बन जाता है कांस्टेंट में तो एलडी हो जाएगा, रिलेशन अगर नहीं बनता है तो एलआई हो जाएंगे। जैसे कि चलिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पहला नंबर में हम लोग लेते हैं कि लेट C1 एंड C2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से अभी लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी डिस्कस करें आर में ही हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। रियल रियल फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। सच दैट कि आपके कितने हो गए, C1 Y1 प्लस C2 Y2 इक्वल टू 0। ये तो हम रेडी कर लिए। अच्छा, ये रेडी कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि C1 Y1 का वैल्यू है 1 प्लस C2 Y2 का वैल्यू x इक्वल टू 0। तो क्या दे दिया ये, C1 प्लस C2 x इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, ये कॉम्बिनेशन कब जीरो होगा? हमने तो बोल दिया कि अच्छा ठीक है आप ऐसा लिख दो, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो में कहता है कि इंप्लाई करना चाहिए सारा कांस्टेंट जीरो। क्या इंप्लाई करना चाहिए? ऑल आर कांस्टेंट्स विल बी जीरो। अगर ऐसा है तो एल आई है। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था, मेरे पास कुछ नॉन जीरो में भी जीरो हो रहे थे। सारा जीरो लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, आप C1 C2 दोनों को नॉन जीरो लिए इस कॉम्बिनेशन को जीरो कभी भी कर ही नहीं सकते हो। अगर ये जीरो है तो C1 और C2 दोनों जीरो होगा, क्योंकि यहां है 1 और यहां x। x और 1 का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि x वेरिएबल है, उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं रख देंगे कि सर x का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ C1 बाई C2, नहीं लिख सकते हैं। x का वैल्यू ऐसा अगर आप सोचिएगा कि माइनस ऑफ C1 बाई C2 कर देंगे, ये C2 कैंसिल, माइनस C1 प्लस C1 जीरो तो हो रहा है नहीं, क्योंकि x वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, तो आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप किसके साथ कर सकते हो कुछ भी? C1 और C2। क्या ऐसा C1 C2 नॉन जीरो लिए ये कॉम्बिनेशन जीरो है?
पॉसिबल ही नहीं है। मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका C1 जीरो नहीं है, मान लेते हैं कि ये LD है, मान लेते हैं, तो एक तो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो C2 बराबर हो गए हैं माइनस ऑफ C1 बाई एक्स, माइनस ऑफ C1 बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं, या किसी को किसी के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के रिलेशन में होना चाहिए था, ना कि वेरिएबल के साथ में, ये ध्यान रखिएगा। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं इसको कि अच्छा C1 बराबर नहीं लिख सकते हैं माइनस ऑफ C2x, नहीं लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वेरिएबल वेरिएबल के साथ में होंगे लेकिन पावर भी सेम होने चाहिए। x 2x के साथ हो सकते हैं, 3x के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, ताकि हम कॉमन ले पाए। x एक्स स्क्वायर के साथ में कभी नहीं हो पाएगा, फिक्स नहीं कर सकते वहां पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो C1 और C2 जीरो में ही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक नॉन जीरो लीजिएगा तो दूसरा भी नॉन जीरो लेना पड़ेगा, और ये कॉम्बिनेशन जिंदगी में जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों को जीरो ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई पॉसिबल है ही नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, हम आपको बोलेंगे कि ax प्लस, अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं यहां से। इसका मतलब क्या हो गया, ये y1 एंड y2 क्या हो गए, आर लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है, अब दूसरा नंबर को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर कितना है, इसमें C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस सेम टू सेम ही ये भी वर्क होगा, तो यहां हो जाएंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पे 1 है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। क्या एक्स स्क्वायर कभी एक्स पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। एक्स स्ट्रेट लाइन जैसा है, एक्स स्क्वायर पैराबोलिक जैसा होंगे, और एक जगह 1 है, 1 कांस्टेंट हो जाता है, कभी डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करने का मतलब जैसे कि दो लाइन पैरेलल है तो डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लाइक एज कि अगर हम आपको बोल दें, अगर हम आपको बोल दें एक है y बराबर 1 और एक है y बराबर 2, तो थोड़ा डिपेंड तो कर रहा है, क्या, क्योंकि एक है y बराबर 1, मान लेते हैं कि ऐसा होता है y बराबर 1 हो गया ये वाले, और एक हो गया यहाँ पे y बराबर 2 ये वाले, ये हो गया ओरिजिन, तो दोनों पैरेलल है ना, तो डिपेंड कर भी सकता है, एक दूसरे के मल्टीपल में लिख भी सकते हैं। उसी तरह से अगर ऐसा दो लाइन हो गया लिख सकते हैं, ऐसा करके दो लाइन हो गया पैरेलल लिख सकते हैं। लेकिन एक लाइन गया, एक पाराबोला बोला, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो एक्स स्क्वायर कभी एक्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, एक्स कभी 1 पे नहीं करेगा, 1 कभी एक्स स्क्वायर पे नहीं करेंगे डिपेंड। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से भी हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे डिपेंडेंट और ओहो कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज है। अब पीछे का भी देखेंगे तो गौर से देखने में पता चलता है कि अच्छा ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो एक रिलेशन बनेगा, डिपेंड करेंगे। यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, कांस्टेंट अब ऐसा पिक करेंगे कि ये जीरो हो जाए, लेकिन एक एक्स है एक एक्स स्क्वायर है, नहीं होने वाला है, नहीं होगा। ठीक है ना, एकदम अलग है ये, तो 100% नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा कर दिए, अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा 100%, ये इंप्लाई करेंगे आपके 100% C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 0। इसके विदाउट में ये कभी कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा अटपटा है, हल्का सा, लेकिन इसे रॉन्स्कियन से साथ रिलेट करेंगे ना, बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन ऑथेंटिक है और ये डेफिनेशन बेसिक है। सेम डेफिनेशन आपके मैट्रिसेस में भी वर्क होता है, LILD सेट ऑफ सॉल्यूशन फंक्शंस पे भी होते हैं, सॉल्यूशन पे भी होते हैं, मैट्रिसेस में भी होता है, वेक्टर्स पे LILD सेट ऑफ वेक्टर्स पे भी होते हैं, वहां पे भी हम लोग LI वेक्टर LD वेक्टर निकालते हैं, वहां पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। वेक्टर स्पेस में भी करते हैं, जब हम लोग वहां पे वेक्टर देखते हैं। रैंक में डिटर वहां पे भी जो रैंक निकालते हैं, ठीक है, वहां पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बेसिस में यूज होता है आपके वेक्टर स्पेस में, अगर आप पढ़े हैं वहां पे भी LILD का यही डिफिनेशन है। बस यहाँ फंक्शन है, वहां पे वेक्टर लेते हैं, वहां पे V1 V2 V3 लेते हैं, जो आप वेक्टर स्पेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है।
इसके बिना ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया? सो y1 y2 एंड y3 जो हो गए आर लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, ये तीनों एलआई फंक्शन है, ये तीनों एलआई है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए, ये तीनों के तीनों एलआई है। चलिए, कुछ एज ए एक्सरसाइज हम आपको देते हैं समझने के लिए, कैसे समझिएगा, नहीं तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। चेक लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस या फंक्शंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, y1 इक्वल टू दे देते हैं हम आपको, दे दिए sin x, और y2 इक्वल टू दे देते हैं cos x। ध्यान रखिए x है ना, तो x इंटरवल देते हैं 0 से 2 पाई, इसी के बीच में लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिए और y2 इक्वल टू x मॉड x कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो पूरा का पूरा फॉर ऑल x के लिए वर्क कर देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, है ना। ठीक है, थर्ड नंबर दे देते हैं, y1 इक्वल टू एक्स कर दिए, y2 इक्वल टू e टू द पावर x कर दिए, y3 इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे sin x। ठीक है, तो ये भी आप x ले लीजिए, x का वैल्यू कहाँ देते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में ही लेना है। फोर्थ नंबर हो गया, y1 इक्वल टू क्या करें, एक्स क्यूब कर देते हैं एक, y2 इक्वल टू कर देते हैं एक्स स्क्वायर मॉड x। ठीक है, ये x लिख देते हैं, कहीं से भी ले सकते, लाइक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल कर देते हैं -1 से 1, इस तरीके से जो भी अच्छा लगे। ठीक है, और कुछ दे दें, और वाई आई इक्वल टू दे देते हैं x टू द पावर आई, वाई यू कहें कि वाई एन दे देते हैं x टू द पावर n फॉर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, k तक, डॉट 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 k तक। ठीक है, और जहां पे k जो है इज फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, मतलब k का वैल्यू 10 हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 CR भी हो सकते हैं, बट वो फिक्स नेचुरल नंबर है, अप टू इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सोचना है कि एलआई होगा या एलडी होगा। देखिए ना, वेटेज जो है ना सबसे ज्यादा एलडी का होता है, एलडी है तो सही है, एलडी नहीं है तो एलआई है, एलडी नहीं है तो एलआई है। ठीक है, तो बुक्स में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में आपको एलडी का डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा, एलआई का नहीं रहेगा। वो लिखेंगे एलडी का डेफिनेशन और फिर लिखेंगे नोट में कि अगर एलडी नहीं है तो एलआई है, तो एलआई है। एलडी क्या कहता है, सारा कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, अगर एलडी नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं सारा कांस्टेंट जीरो है तो एलआई हो गया। तो हम यहाँ पे उसी के हिसाब से एलआई का भी डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर दिया। बस ये चाहिए, बुक्स में ये वाले डेफिनेशन नहीं रहेंगे, बुक्स में रहेंगे कौन सा, ये वाला डेफिनेशन, एलडी वाले। अगर ये नहीं है तो एलआई है, दैट इज, जो एलडी नहीं है तो एलआई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे चेक करना है, समथिंग लाइक दैट करके। तो यहाँ पे हमने दिया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखे हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, पढ़ो फिर हम बताते हैं। स्टेटमेंट दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, पढ़ो फिर बताते हैं। चार ही क्वेश्चन दिए ना, ठीक है, 4 5। There exist two Li solution y1 y2 of the differential equation on x, कोई एक इंटरवल पे डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे ए नॉट जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ए नॉट जीरो नहीं है। ठीक है, देन एवरी सॉल्यूशन, थोड़ा सा ग्रीन वाला जो है ना कैमरा पे, वो ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है, एक मिनट, क्या यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है क्या?
नहीं यहाँ तो नहीं आ रहा ऐसा। तो फिर ये वाला ग्रीन जो हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं। हाँ बोलो। चलो इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कैसे काम करता है। कहता है कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर आप दो एलआई सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से आप क्या लिख सकते हो? जनरल सॉल्यूशन। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से आप क्या लिख सकते हो? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन ले ले, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे इस तरीके से, या अभी के लिए करते हैं ताकि वो आसान बने। रुकिए मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ऐसा लेंगे जिसको अभी आप अच्छे से डिस्कस कर पाओ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 2 के साथ कर देते हैं इक्वल टू 0। ये ले लिए, चलेगा ऐसा कुछ? हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। ए नॉट ए वन ए टू आपके एक्स के फंक्शन है, इसका मतलब कांस्टेंट के भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक, चलेगा। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। बी एन ए, बी एन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मान लेते हैं स्टार। अब देखना पड़ेगा कि लेट, मान लेते हैं वाई वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, क्या ये सॉल्यूशन होगा? चेक करो तो। ई टू द पावर एक्स सॉल्यूशन होंगे? तो ई टू द पावर एक्स को दो बार डेरिवेटिव करो, ई टू द पावर एक्स ही होता है। एक बार डेरिवेटिव करो, ई टू द पावर एक्स ही होता है। एक बार और करो, e टू द पावर एक्स, मतलब रख देंगे, नहीं सॉल्यूशन नहीं हुआ। व्हाट अबाउट e टू द पावर माइनस एक्स? ये तो नहीं हुआ। e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स चलेगा। दो बार डेरिवेटिव करो, e टू द पावर माइनस एक्स ही हो गए। एक बार करो माइनस टू e टू द पावर माइनस एक्स, फिर y को लिख दो e टू द पावर माइनस एक्स। हाँ ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ स्टार एंड एंड y2 लेते हैं, y2 भी लेना पड़ेगा कुछ, x e टू द पावर माइनस एक्स। क्या लिया? x e टू द पावर माइनस एक्स, x e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। दो बार डेरिवेटिव करो, सेटिस्फाई करना चाहिए, दो बार डेरिवेटिव करो। तो x को रख देते हैं e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, फिर हो गया x का हो गया 1, e टू द पावर माइनस एक्स को रख देते हैं, ये हो गया एक बार डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा टफ नहीं पड़ जाएगा? ठीक है। और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स को कर देंगे तो हो गया 1 e टू द पावर माइनस, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार हुआ है। y2 का डैश कीजिए, ठीक है, एक बार। और x का हो गया 1 e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, y2 के डबल डैश करते, क्वेश्चन टफ ले लिए थोड़ा सा, ये होगा कि नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, इतना में तो कर ही देंगे। फिर भी इसको करो, कितना हो गया? x e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर हो गया -1 e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, इतना तो हो ही गया। फिर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, यहां से भी आ गया, ठीक है। ये दो बार डेरिवेटिव अब उठा के रखो। नाउ नाउ y2 का डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू कितना होता है? फटाफट ये बताओ, ये जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर जीरो होंगे तो ये सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। y2 का डबल डैश यहां से, तो x e टू द पावर माइनस एक्स, ये दो बार ऐड हो जाएगा, -2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई डैश, 2 इंटू वाई डैश, ये है वाई डैश, ये है वाई डैश, यहां से यहां तक। तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर हो गया प्लस वाई कहने का मतलब जो भी है आपका y2, ठीक है ना। तो y2 x है, x ई टू द पावर माइनस एक्स, इतना तो आया आपको। कैंसिल वैंसिल होगा? थोड़ा सा देखो, कैंसिल होगा। x ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक,
-2 e टू द पावर -x, फिर यहाँ पे -2x e टू द पावर -x प्लस 2 e टू द पावर -x, फिर हो जाएंगे x e टू द पावर -x। चलो देखो थोड़ा सा, प्लस x प्लस 2x -2x, तो ये तीनों कैंसिल, x और x 2x -2x, -2 प्लस 2 ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0। इसका मतलब हो गए y2 इक्वल टू x e टू द पावर -x इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ स्टार। ठीक है, अब चेक करो क्या ये दोनों एलआई है कि नहीं, एल क्या ये दोनों एलआई है या नहीं है। ठीक है, चेक, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, चेक एलआई और एलडी। ठीक है, किसके लिए, y1 एंड y2 के लिए। तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करो, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल टू 0, कितना हो गया c1 e टू द पावर -x, c2 x e टू द पावर -x इक्वल टू 0। e टू द पावर -x को तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो c1 प्लस c2 x इक्वल टू 0। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होते हैं, इसका मतलब c1 प्लस c2 x इक्वल टू 0। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे कि c1 प्लस c2 x इक्वल टू 0, तो दोनों का दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो c1 बराबर c2 बराबर 0 हो जाएंगे, ये फॉर ऑल x के लिए। तो सो y1 एंड y2 आर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूशन है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब थ्योरी पे आते हैं, थ्योरी क्या कहता है कि वी हैव, इफ वी हैव टू एलाइ सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन their general solution will be as c1 y1 plus c2 y2, where c1 and c2 are to any arbitrary constant। अगर आपके पास दो एलआई सॉल्यूशन है तो दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। जनरल में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट होगा। ठीक है, देन बाय थ्योरी हम लोग लिख सकते हैं yx इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, जो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, c1 y1 e टू द पावर -x प्लस c2 x e टू द पावर -x, क्या हो जाएगा, इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन किसका, स्टार का, वेर जनरल सॉल्यूशन किसका, स्टार का, वेर वेर C1 एंड C2 आर, ध्यान रखना ये C1 और ये C1 अलग है, ये तो आपका टेस्टिंग के लिए, ये जनरल वाला, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आई होप ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या इनके अलावा कोई दूसरा एलआई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, ढूंढिए। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कॉमन आ जाएगा 3 सॉल्यूशन। इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर दे, इसको पाई से कर दे, दोनों तो अलग अलग सॉल्यूशन है, फिर भी दोनों जनरल हो जाएगा, दोनों आपके एलआई हो जाएंगे। चेक कीजिएगा ना, ये C1 C2 में वो मर्ज हो जाएगा, फिर भी एलआई हो जाएंगे। जैसे एलआई हो गए, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी जनरल देगा, तो जनरल भी अलग अलग रूप का हो सकता है, लेकिन जो भी होंगे उसके साथ e टू द पावर -x और e टू द पावर -x जरूर होंगे। ठीक है, e टू द पावर -x और x e टू द पावर -x जरूर होंगे। बस ये रूप रंग क्या होगा, कहीं C1 होगा, कहीं पे 5C1 हो गया, कहीं C1/5 हो गया, कहीं पे अल्फा C1 हो गया, यही चेंज होगा, मतलब आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेंज होंगे, अदरवाइज ये वाले और ये वाले हैं ना वो फिक्स रहेंगे। देखिएगा आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व कीजिएगा तो हम आगे की बात बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, if we have two Li solution then general solution will be as their linear combination of second order linear homogeneous differential equation। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, पहले इसको पढ़िए फिर हम आपको बताते हैं।
दिख रहा है या थोड़ा सा वो आंखों पे ये लग रहा है ना, ब्लैक सही रहता है आई थिंक इस पे। ब्लैक पे भी थोड़ा सा फिर भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या आवाज आ रही है मेरी। हाँ पढ़ो, ठीक है, इसको पढ़ो और बोलो। जनरल थ्योरी है ये, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। सर जो ग्रीन कलर से लिखे है ना वो नहीं, वो क्या लिखा हुआ है हाँ, नहीं समझ आ रहा है। ग्रीन कलर में ना वो वही हम भी देख रहे हैं यहाँ से। ये ना आइडेंटिकली जीरो लिखा गया, अब इसे इरेज करेंगे ना पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकली जीरो लिखा हुआ है, ग्रीन दिख नहीं रहा है, बस सही है। जब हम नोट्स बना रहे थे तो उसमें दिख रहा था, तो इसीलिए हम इसको ऐसे किए। अच्छा ठीक है, ये कलर कहीं चूज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिकली जीरो है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। क्या ये चलेगा? रेड, रेड दिख जा रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है। इसको हटाओ। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आइडेंटिकली जीरो। आइडेंटिकली जीरो कहने का मतलब क्या होता है? एक साथ जीरो होना। और यहाँ पे लिखा है नॉट जीरो फॉर सम, नॉट जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए बी, आपको नोट्स में दिख जाएगा। नॉट जीरो फॉर सम, यहाँ पे फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इस तरह दैट इज में लिख देते हैं ना, ये चीजों को अच्छा से समझ में आ जाएगा, दैट इज कर देते हैं, ठीक है। रेट तो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, दैट इज में लिख देते हैं। ये नोट्स लेना थोड़ा भारी पड़ गया मेरे लिए। कहता है कि सॉल्यूशन y1 और y2 किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर डिपेंडेंट होंगे। एलडी होगा अगर उसका रॉन्स्कियन जीरो हो जाए, आइडेंटिकली दैट इज फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हो गए, हम लोग लिख सकते हैं कि रॉन्स्कियन या ऐसा करके, दैट इज y1 एंड y2 आर लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, या implies and implies that their Wronskian y1 comma y2 x इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, जो कि जहां से भी हो, फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। दोनों अगर एलडी है तो उसका रॉन्स्कियन जीरो होगा 100%, और अगर रॉन्स्कियन जीरो है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एलडी फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं कि एक्स के कुछ वैल्यू के लिए, नहीं नहीं नहीं, एक्स सारे के लिए। और यहाँ पे क्या है, इसको भी लिख देते हैं डेट इज में कि y1 y2 है, y1 एंड y2 आर, ये हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, implies and implies that Wronskian y1 कॉमा y2 x जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए फॉर सम x बिलोंग्स टू, जो भी आपको इंटरवल देता है a कॉमा b। यहां भी आपका जो भी इंटरवल होगा उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें यहाँ पे है। अगर कुछ x के लिए मान लेते हैं रॉन्स्कियन जीरो नहीं है, उस इंटरवल के एक वैल्यू के लिए भी अगर रॉन्स्कियन जीरो नहीं है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके लीनियर
इंडिपेंडेंट। अगर 0 हो जाता है फॉर ऑल एक्स के लिए तो वो हो जाते हैं लीनियर डिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, रॉन्स्कियन से ये रिलेट कर गया तो आसान हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं इधर, ठीक है, आसानी से समझते हैं हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन को ही। चेक 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 लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट ऑफ फंक्शंस। देखिए क्या होगा। पहला, जैसे हम लोग दिए थे ना y1 बराबर 1 देते हैं, y2 बराबर x, अभी जस्ट हम लोग लिखे भी थे इसको। तो अगर सिर्फ इसको भी देखते हैं या यूं कहें कि y1 बराबर हम लोग क्या लिखें, लास्ट वाला जैसे हमने दिया था √5x, और y2 बराबर दे देते हैं यहाँ पे 3x, यही वाला दे देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तीसरा तीसरा y1 बराबर अभी जस्ट दिया e⁻⁻x, और y2 बराबर दिए थे x e⁻⁻x, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट नंबर के लिए ये तो आपका ऐसे करके चला गया, इधर के लिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर के लिए क्या होगा, रॉन्स्कियन निकालिए y1 y2 का। तो क्या कहता है, एक में 1x x², अच्छा 3 फंक्शन है, सॉरी 3 फंक्शन है यहाँ पे, y2 और y3 का कितना हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके 1 है x² है, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, ठीक है, फिर 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का हो गया 2, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए C1 के अलग एक्सपेंड कर देते हैं, ये कैंसिल कितना हो गया 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 - 0 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि रॉन्स्कियन y1 y2 y3 जो है ये आपका 0 नहीं हुआ फॉर ऑल एक्स के लिए। अगर इंटरवल नहीं दिया गया है देन वी कैन टेक एज अ रियल नंबर सिस्टम इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर सिस्टम से ले सकते हैं अगर इंटरवल नहीं है। अगर इंटरवल है तो उस इंटरवल पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए हैं तो पूरा रियल नंबर सिस्टम ले लिए हम लोग, ठीक। तो इस रियल नंबर सिस्टम में नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया Li, क्योंकि 2 आ गया, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहता है फॉर सम के लिए, मेरे फॉर सम छोड़िए फॉर ऑल के लिए हो गया नॉन जीरो, तो अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि y1 y2 एंड y3 आर आपके क्या हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। अब समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको अगर रॉन्स्कियन चाहिए W1 W2 का, क्या दिए हैं, एक जगह है √5, डिटर्मिनेंट कीजिए तो 3√5x माइनस हो गया 3√5x, 3√5x माइनस 3√5x क्या हो गया 0। 0 किसके लिए, x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर 0 हो जाते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए, 0 हो जाते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए तो LD, और नॉन जीरो होते हैं कुछ भी, अगर एक भी एक्स मिल जाए जिसके लिए नॉन जीरो है तो LI। तो यहाँ पे सारे के लिए नॉन जीरो हो गया तो LI, एक के लिए मिल गया तो अच्छी बात है, यहाँ तो सारे मिल रहे हैं। और अगर सारे के लिए 0 है तो LD। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इस चीज को कि जो आपके y1 एंड y2 है, दिस इज नथिंग बट लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन, दिस इज नथिंग बट लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन। मुझे यहां तक बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं। हाँ बोलो, पूछो। सर थर्ड वाला Li होगा। हाँ थर्ड वाला LI होगा बिल्कुल, क्योंकि वही क्वेश्चन तो दिए है, अभी हम लोग यहाँ से निकाले भी है। तो एक तरीका बाय डेफिनेशन थर्ड वाले LI होंगे, एक e⁻⁻x x e⁻, इसी को आपको वेरीफाई करने दिए रॉन्स्कियन से। एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया गया है ना उसी को हम लोग क्या किए, रॉन्स्कियन से वेरीफाई किए, ठीक है। तो आसान है, रॉन्स्कियन से चीजें निकालना बहुत हद तक आसान हो जाएगा एज कंपेयर आपके बेसिक डिफिनेशन। समटाइम्स बेसिक डिफिनेशन बहुत अच्छे रहते हैं, समटाइम्स रॉन्स्कियन आपको बहुत अच्छा चीजें निकाल के देगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड नंबर भी देखिएगा तो वो हो जाएंगे आपके लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या ये वाले स्लाइड दिख रहे हैं क्या, चलो ये दिख रहा है तो पढ़ो।
कुछ समझ में आया? इतना सारा लिखे हैं, कुछ समझ में आया? नहीं आया? इतना लिखे फिर भी? पहला वाला वही चीज है, देखो जस्ट पीछे में लिखे द Wronskian ऑफ एनी टू डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, वही वाले हैं। कोई भी दो सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी दो सॉल्यूशन लेते हैं, दो सॉल्यूशन का Wronskian या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या नेवर जीरो होंगे। दो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दो सॉल्यूशन का Wronskian इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और नेवर जीरो। सिंपली यही कहना हो गया कि Wronskian जो है आपका, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज ग्रीन वाले दिखेंगे इसमें, ब्लैक व्हाइट रेड तो दिख रहा है, तो ये वाले ये नहीं दिखेंगे, रेड से करते हैं, ठीक है, ये ग्रीन भी चलेगा। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि Wronskian जो है y1 कॉमा y2, दिख रहा। ब्लैक कर दें, ठीक है। Wronskian जो हो गया आपके, दैट इज Wronskian, हाँ, y1 कॉमा y2, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे फॉर ऑल x के लिए, और Wronskian जो है y1 कॉमा y2 x, ये नेवर जीरो होंगे फॉर ऑल x के लिए, ठीक है, जो भी आपको इंटरवल a कोमा b दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं उस तरीके से, Wronskian y1 कॉमा y2 x इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी इंटरवल पे, अगर इंटरवल आपको गिवन नहीं है तो आप एज ए रियल नंबर सिस्टम ले सकते हैं। तो Wronskian जो है किसी भी दो फंक्शन, दो सॉल्यूशन का या तो जीरो होंगे या नेवर जीरो होंगे, दोनों में एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में एक ही पॉसिबिलिटी है। जैसे कि उस इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, इनका Wronskian देखे या तो नन जीरो हुआ फॉर ऑल एक्स के लिए, और इनका Wronskian देखे या तो जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। अब समटाइम्स जीरो, समटाइम्स जीरो नहीं है, अगर जीरो है तो किसी एक वैल्यू पे हो सकता है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, या जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे Wronskian बराबर एक्स आ गया, किसी बार Wronskian ऐसा वैसा कटकुट किया, एक्स आ गया, मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो जीरो हो जाएगा, हाँ एक पॉइंट के लिए, तो वो जो पॉइंट है ना वो डोमेन से हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे आपके फंक्शन भी मीनिंगलेस रहेंगे, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म रहेंगे। तो Wronskian या तो आपके हमेशा जीरो होंगे या हमेशा जीरो नहीं होंगे, दोनों में एक ही कंडीशन पॉसिबल है। समटाइम्स जीरो, समटाइम जीरो नहीं होंगे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी Wronskian में नहीं होता है, ठीक है। इसको जो किए थे, ये कहता है आइडेंटिकली जीरो, या तो हमेशा जीरो हो जाएंगे, या कहता है नन जीरो होंगे कुछ एक्स के लिए, कुछ एक्स नहीं, ये भी थ्योरी है एक्चुअली, सारे के सारे थियोरम्स है आपके ग्रेजुएशन में, ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं थ्योरम में, ठीक है ना। कुछ एक्स के लिए अगर जीरो नहीं है ना, हम इससे प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल एक्स के लिए भी जीरो नहीं होगा। अगर कुछ एक्स के लिए Wronskian जीरो नहीं है तो इससे प्रूव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उन्हीं को मॉडिफाई करके ये वाला आपको लिखा गया है, उन्हीं को मॉडिफाई करके ये वाला आपको लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है स्टार्टिंग के क्लास में हम इस पे डिस्कस किए थे, LY, दैट इज द मोस्ट जनरल लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलवेज पोसेस एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, अगर दो ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, तो उसके पास दो एलआई सॉल्यूशन होंगे, तीन ऑर्डर का है तो तीन एलआई सॉल्यूशन होंगे, चार ऑर्डर का है तो चार एलआई 100% सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, बस आपको उसे ढूंढना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एन ऑर्डर का है, ये सारे एलआई सॉल्यूशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या देंगे, आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर लो। अभी जस्ट कुछ देर पहले भी देखे थे, दो ऑर्डर वाले में दो एलआई सॉल्यूशन मुझे ढूंढ के मिल गया, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जनरल सॉल्यूशन लिखे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एन ऑर्डर के लिए अगर आपके पास एन एलआई सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या दे सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जहां C1 C2 C3 ऑल आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे C1 C2 C3 ऑल आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना,
चलिए यहाँ तक ही आज के क्लास रखते हैं, बाकी कल के क्वेश्चन हम कर लेंगे। मेन क्वेश्चन कल होगा, ध्यान दीजिए। आज के क्लास में अगर समझ में उतना अच्छा से ना भी आया हो, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा सेशन लेंगे नहीं रॉन्स्कियन का, तो कल इससे रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड और जो पीवाईक्यूज है उससे रिलेटेड, ये सबसे क्वेश्चन आया हुआ है नेट गेट जेम में, कैसे डील करना है क्वेश्चन को, वहीं से आपको सारा थ्योरी का आइडिया लगेगा। तो कल का क्लास आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो एक तरह से सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एबल फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, कुछ नोट्स लिखे थे, एज ए आपके लिए रख देंगे यहाँ पे, कि अगर ये सारा एल डी है, इफ एंड ओनली इफ रॉन्स्कियन 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स के लिए। अगर रॉन्स्कियन 0 फॉर ऑल एक्स के लिए एल डी है, क्योंकि अभी हम बोले नेबर 0 और आइडेंटिकल 0, ठीक है। और ये एल आई हो जाएंगे जब फॉर ऑल एक्स के लिए नन जीरो हो। कौन नन जीरो हो? रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन अगर नन जीरो है तो एल आई, रॉन्स्कियन अगर फॉर ऑल एक्स के लिए 0 है तो एल डी। और नन होमोजीनियस के लिए भी पॉसिबल है, ये सारा ध्यान रखिए, होमोजीनियस के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस के लिए। और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या कहता है? तो कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ये सॉल्यूशन होगा अगर सारे कांस्टेंट का सम 1 हो जाए, और ये दोनों होमोजीनियस के लिए वर्क करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर होमोजीनियस, ठीक है, फॉर एल वाई इक्वल टू 0 के लिए। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके लिए, फॉर एल वाई इक्वल टू 0, एल वाई इक्वल टू 0 के लिए ध्यान दीजिएगा, और एल वाई इक्वल टू 0 दैट इज होमोजीनियस के लिए। और ये हो गया नॉन होमोजीनियस के लिए एक अगेन सॉल्यूशन होगा। इसके बाद बहुत सारे में रॉन्स्कियन निकालने में अगर आपको डिफिकल्टी होंगे, बार बार डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रॉन्स्कियन को हम लोग सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ एबल फार्मूला, ठीक है। तो इस पे हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये कैसे क्वेश्चन के साथ में रिलेट करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सीएसआर नेट में आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन है सीएसआर ने 2018 में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेटेस्ट 2025, 2024, 2023 नेट गेट जैम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मुझे लगा था आज यहाँ तक हो जाएगा, बट कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे से स्टार्ट किए थे, बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारा के सारा हम लोग क्या करते हैं कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा नोट्स को पढ़िएगा, कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।